and welcome back to Humanities. I am Purva, and in today's video we are going to cover our chapter number 7 of Indian Economic Development. The name for the chapter is Employment, Growth, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। देखो, जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अक्सर सारे स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है और लेंदी लगती है, और इसी कारण से हम एनसीईआरटी को पढ़ना अवॉइड कर देते हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आपकी एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंग वे से कवर हो जाए एंड यू डोंट मिस ऑन टू एनीथिंग। क्योंकि देखिए, जो प्राइमरी सोर्स होता है एग्जाम पैटर्न का, क्वेश्चंस का, इवन योर असाइनमेंट्स का, नोट्स का, वो सब एनसीईआरटी होता है, स्पेशली इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमें जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इधर से ही फॉर्मुलेट होगी। फिर चाहे आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, असाइनमेंट्स लगाइए, कुछ भी करिए, देन यू विल बी एबल टू डू एनीथिंग। अगर आप ये बेसिक सोर्स आज कवर कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू आंसर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्लियर है? सो वी विल बी मूविंग ऑन विद दिस चैप्टर टुडे। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हम करेंगे। बिल्कुल मैं सुलाऊंगी नहीं, आपको एक एक वर्ड रीड नहीं कराना है। यहाँ देखिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया है। हम सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट को पढ़ेंगे, बाकी सब एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको खुद अपने हिसाब से स्टोरी के वे में बताऊंगी एंड विल क्विकली कवर दिस चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स। क्लियर है? चलिए, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, हमें टॉपिक के नाम से पता चल गया कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है चैप्टर। अब एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अच्छा जी, अब आप एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं? एम्प्लॉयमेंट से हम समझते हैं काम, राइट, वर्क। क्लियर है? तो कोई वर्क कर रहा है तो वो एम्प्लॉयड है, यानी कि वो वेला नहीं बैठा है, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ही इज डूइंग समथिंग फ्रूटफुल, राइट। चलिए, तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो इस बुक में बताई गई हैं, और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हम सीखेंगे। तो इधर इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि बहुत तरह के काम करते हैं लोग। कोई फार्म्स में काम करता है, कोई बैंक्स में, कोई शॉप्स में, कोई घरों पे, राइट। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू पीपल वर्क? लोग काम करते क्यों हैं? क्यों करते हैं काम? पैसे कमाने के लिए। पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। उन पैसों से हम क्या करेंगे? अपनी बेसिक नीड्स, नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब खरीदेंगे, राइट। क्लियर है? सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद क्या? अगर हम कुछ काम करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ रहता है कि हाँ यार, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, मैं पैसे कमाता हूँ, राइट। एंड साथ ही साथ हम क्या करते हैं? तीसरी बड़ी चीज, कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम। जो भी इंसान काम कर रहा है वो नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, राइट। अभी हम जानेंगे कैसे। सो दीज आर द 3 आउटकम्स ऑफ पीपल हु आर वर्किंग। वो लिवलीहुड अर्न कर रहे हैं, वो उनके अंदर एक सेल्फ वर्थ है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, उनकी लाइफ में वैल्यू फील हो रही है उन्हें। एंड तीसरी चीज़, वो नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, राइट। चलिए, अब देखिए, ये जो अर्न अ लिविंग है, क्या ये हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, अपने साथ साथ जो हम पे डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली, हमारे लव्ड वंस, उनका भी हमें ख्याल रखना है, तो हम उनके लिए भी कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? अच्छा देखिए, अब भैया इस काम के बारे में हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? स्टडीइंग अबाउट वर्किंग पीपल। हम क्या सीखेंगे? क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। भैया क्या क्वालिटी है? लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? क्या वो इंडस्ट्रीज में है, एग्रीकल्चर में है, सर्विस सेक्टर में है? जो उनकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी है? इससे हमें क्या मदद होगी? हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग और इफेक्टिवली कर सकते हैं। यानी कि अब हमें पता है कि अच्छा 60% ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हमें इंडस्ट्रीज में उन्हें कैसे लाया जाए? हम ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट और प्लेसमेंट अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ऑल्सो हम क्या कर पाएंगे? नेक्स्ट अप वी विल बी एबल टू एड्रेस मैनी सोशल इश्यूज। जो प्रॉब्लम हो रही है हम उनको एड्रेस कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, चाइल्ड लेबर, इन सब पे हम अपना ध्यान देंगे एंड वी विल बी एबल टू एलिवेट दीज इविल्स फ्रॉम आर सोसाइटी। जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे ऐसा ऐसा हो रहा है, तभी तो ऐसा हो पाएगा, राइट। क्लियर? आगे चलते हैं। वेरी इजी। मूविंग ऑन टू
टॉपिक 7.2 वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, अब देखिए जो हमने नेशनल इनकम की बात करी, यहाँ पे हमें जीएनपी एंड जीडीपी दो चीज़ों को समझना है। देखिए जो भी काम हो रहा है, अगर फार्मर जाके खेती कर रहा है, कॉटन प्रोड्यूस हो रही है टेक्सटाइल मिल्स में, हमारा सर्विस सेक्टर लॉरीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, इन सब का जो आउटकम है, इन सब से जो पैसा जनरेट हो रहा है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या है एक साल में जितना भी पैसा आ रहा है काम करने से, वो है हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे क्लियर है? तो एक साल में सब ने मिलके जितने भी पैसे कमाए काम करके, वो है हमारी जीडीपी ऑफ दैट ईयर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब जीएनपी क्या होता है भैया? अच्छा अब देखो, सिर्फ हम इंडिया में ही तो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, हम बाहर भी ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। अब भैया जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें पैसा मिल रहा है ना, वो पैसा गिनेंगे, और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम पैसा दे रहे हैं, वो पैसा गिनेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम उन पैसों को भी गिनेंगे कि भैया हमने इंपोर्ट कितना किया, यानी कि हमारा पैसा बाहर कितना गया, और हमने एक्सपोर्ट कितना गया, हमारे पास पैसा कितना आया बाहर से। क्लियर है? अब ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, सपोज आपने 100 रुपीज़ का इंपोर्ट किया और आपने 500 रुपीज़ का एक्सपोर्ट किया, जस्ट एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्लियर? तो 500 माइनस 100, आपके पास 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपने 400 रुपये एक्सपोर्ट करके कमाए। राइट? क्लियर है? तो ये जो नेट अर्निंग है बाय सब्सट्रैक्टिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। कब भैया? जब आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं इंपोर्ट से। ये नेगेटिव भी हो सकती है जब आपके इंपोर्ट्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स से। राइट? या फिर ज़ीरो भी हो सकती है जब आपने दोनों चीज़ें इक्वली करी है, इफ़ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वर ऑफ द सेम वैल्यू। क्लियर है? तो अब ये जो वैल्यू आई हमारी 400, ये भी हम अपनी जीडीपी में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने ये भी कमाया है, बाहर से कमाया है। राइट? तो इसको जब हमने ऐड किया, जीडीपी प्लस 400, इट इज इक्वल टू जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है? व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग फ्रॉम फॉरेन ट्रांजैक्शंस, व्हाट वी गेट is called the country's GNP for that year। ये सब हमने नेशनल इनकम में पढ़ा हुआ है। राइट? क्लियर? कि भैया हमारा जीडीपी प्लस ब्रैकेट्स में क्या आएगा, नेट इनकम इनफ्लो माइनस नेट इनकम आउटफ्लो फ्रॉम ओवरसीज। क्लियर है? यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इसकी जगह मैंने 400 लिख दिया। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। राइट? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है। राइट? क्लियर है? चलिए, अब दोज एक्टिविटीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्योंकि भैया अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में जो हो रहा है उसको लेके चलेंगे तो हम सर्विस सेक्टर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनको भूल जाएंगे, वो भी तो वर्कर्स हैं। तो ये सारा जो जीएनपी की वजह, जिनकी वजह से जीएनपी आ रही है भैया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। सो दोज एक्टिविटीज़ विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीएनपी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर? एंड जो सब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं? वर्कर्स। क्लियर? ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन वॉट एवर कैपेसिटी, हाई और लो, आर वर्कर्स। क्लियर है? अब वर्कर्स में कौन कौन आता है भैया? अगर कोई टेम्परेरीली वर्क नहीं कर रहा है, उसको बीमारी हो गई है, चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मौसम ख़राब है, फेस्टिवल्स हैं, फंक्शन चल रहा है, वो भी वर्कर कहलाएंगे, क्योंकि काम तो वो करते ही हैं थ्रू आउट द ईयर, अभी छुट्टी पे हैं। राइट? वर्कर्स में और कौन आता है? जो मेन वर्कर्स की मदद करते हैं वो हेल्पर्स होते हैं, वो छोटू भैया जो हर दुकान में होते हैं वो भी वर्कर हैं। क्लियर? हम क्या सोचते हैं जिसको एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है सिर्फ वो वर्कर है, जो बैंक में नौकरी कर रहा है वो वर्कर है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। और साथ ही साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी वर्कर्स हैं, यानी कि जिनका कोई बॉस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके अपनी मनमर्जी से आपको यूट्यूब के थ्रू ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। जो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, जो फार्मर्स हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। क्लियर? सो द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड, यानी कि बहुत चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके की एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। क्लियर?
अब हम अगर टोटल वर्कफोर्स की बात करें, सो ड्यूरिंग 2011 टू 2012 इंडिया हैड अबाउट 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स। क्लियर? 473 मिलियन स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, यानी कि हमारा अराउंड 47 करोड़ पीपल। अच्छा जी, अब ये जो हमारी 47.3 करोड़ की वर्कफोर्स है, इसमें से 3/4 तो रूरल वर्कर्स हैं, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर फ्रॉम विलेज एरियाज, रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। अबाउट 70% ऑफ द वर्कर्स आर मैन एंड द रेस्ट आर विमेन, यानी कि इसमें से भी 70% मैन है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। विमेन वर्कर्स अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द रूरल वर्कफोर्स। इस रूरल वर्कफोर्स में जो रूरल वर्कफोर्स है 3/4 ऑफ 47.3 करोड़, इसमें से भी भैया सिर्फ और सिर्फ 1/3 हमारी विमेन है। क्लियर? आपको ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस है, आप समझ लीजिए इसको, आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अर्बन एरियाज में सिर्फ और सिर्फ 1/5 वर्कर्स हैं। अर्बन एरियाज के वर्कर्स रूरल एरियाज के वर्कर्स से कम है। ऐसा क्यों है भैया? अभी आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, एक मज़े की बात देखिए कि जो विमेन रूरल एरियाज की है वो ज़्यादा है दैन अर्बन एरिया विमेन। ऐसा क्यों है? क्योंकि विमेन कैरी आउट वर्क्स लाइक कुकिंग, फेचिंग वाटर, फ्यूल, वुड एंड पार्टिसिपेट इन फार्म लेबर। देखो, हमारे घर पे बहुत लोगों की मम्मी हाउसवाइफ होती है, होम मेकर होती हैं, तो वो पूरा दिन घर का काम करती है, फैमिली का ध्यान रखती हैं, यूटेंसिल्स धोती हैं, खाना बनाती हैं, हर चीज़ को प्लेस पे रखती है तो ये भी काम, बट उन्हें सैलरी नहीं मिलती, सो दे आर नॉट ऑफिशियली कंसिडर्ड एज वर्कर्स, हाउएवर दे आर वर्किंग जस्ट लाइक अदर वर्कर्स। क्लियर है? तो इसीलिए विमेन आर नॉट कैटेगराइज्ड एज वर्कर्स, क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलती है इस काम की। सिमिलरली जो रूरल एरिया में विमेन है वो भी अपनी फैमिली को हेल्प करती है एग्रीकल्चर में, बट उन्हें पेमेंट नहीं मिलती। दे आर नॉट पेड वेजेस इन कैश और इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टेबल्स दिख रही हैं आपको, ये पूरी टेबल्स एग्जाम में आ जाती है और आपको एनालिसिस करना होता है। तो हम सीखेंगे कि इससे कैसे हम एनालिसिस करेंगे और हमें क्या लिख के आना है। क्लियर है? सैम्पल पेपर में भी दिया गया है ये। सबसे पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? एक इंडिकेटर है, यानी कि यह हमें दिखाता है कि which is used for analyzing the employment situation in the country, कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है, कितने वर्कर हैं और कितनी पॉपुलेशन है। जैसे हम कह देते हैं ना 80 आउट ऑफ 100 आपका स्कोर आया है, ऐसे ही आउट ऑफ 100 कितने लोग काम पे जाते हैं इंडिया में। क्लियर? दिस रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन that is actively contributing to the production of goods and services, जो काम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, सो इसके लिए पहले हम पॉपुलेशन की डेफिनेशन देखेंगे। पॉपुलेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम अभी इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं इंडिया के, वो पॉपुलेशन में कंसिडर करे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? टू नो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, हम टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया को डिवाइड कर देंगे बाय द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 कर देंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब देखिए, अच्छा जी, अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इस टेबल में दिखाया गया है। देखिए, टोटल में हम 100 में से तो देखें तो ऑलमोस्ट 39 लोग आउट ऑफ 100 आर वर्कर्स आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 39 लोग काम करते हैं आउट ऑफ एवरी 100 पीपल इन इंडिया। क्लियर? रूरल एरियाज में देखें तो ये ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 40 लोग काम करते हैं आउट ऑफ एवरी 100 पर्सनस इन द रूरल एरिया, एंड अर्बन एरिया में आपका 36 आउट ऑफ 100 है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है? रूरल एरियाज में हो रहा है, उसके बाद अर्बन में हो रहा है। क्लियर? एंड यहाँ पे अलग से मेन एंड विमेन का भी गिवन है।
अब why is there such a difference? रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया पीपल इन रूरल एरियाज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न अ हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। उन्होंने ना तो पढ़ाई करी हुई है, ना उनके पास कोई और बैकअप ऑप्शंस है, तो वो जितने उन्हें काम मिलते हैं वो हर काम में एंगेज हो जाते हैं फॉर अर्निंग मोर एंड मोर मनी। क्लियर? चलिए अब दूसरा कंपैरिजन इस टेबल में क्या है, फीमेल्स और मेल्स का। सो कंपेयर टू फीमेल्स मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग। हम देख पा रहे हैं अबाउट ओनली 15 women आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउट ऑफ एवरी 100 अर्बन फीमेल। एंड अगर रूरल की बात करें तो 25 हैं, यानी कि भैया रूरल एरिया में विमेन ज़्यादा काम करती है। अगेन ऐसा क्यों है? क्योंकि विमेन इन जनरल को बहुत डिस्करेज किया जाता है, जॉब्स पे नहीं भेजा जाता, उनकी एजुकेशन भी रोक दी जाती है। फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, अगर सपोर्टिव फैमिली है देन द फीमेल इज वर्किंग, बट if not so majority of the people actually restrict the women in their families to work and find a job. Clear? और साथ ही साथ जो एक्चुअल में women काम करती है the household work, वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं माना जाता, उसकी कोई रेन्यूमरेशन नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं एज वर्क, एज एन एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सो नॉन रिकॉग्निशन of women's work and therefore the underestimation of the number of women workers in the country। क्योंकि भैया हमें सबको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, हमारी घर पे काम वाली आंटी, हमारी मम्मी, हमारी बहनें, राइट? बट उनका जो काम है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। इससे अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स, चार्ट में जो अंडर एस्टिमेशन आ रही है वो इस कारण से आ रही है। क्लियर? सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। 7.4 सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। दो तरीके की एम्प्लॉयमेंट बताई है अभी, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। देखिए कैसे। अब हम जानेंगे स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise, हमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पता चलता है कि कैसी एम्प्लॉयमेंट है, उसकी सैलरी कितनी होगी, क्या वो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा है। क्लियर है? एंड फिर ओवरऑल जो हम एनालिसिस कर रहे हैं कंट्री का वो हेल्प करेगा। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, 3 लोग हैं। क्लियर है? एक है हमारे ओनर ऑफ सीमेंट शॉप, ठीक है, राजू भैया हैं, उनकी एक खुद की सीमेंट की दुकान है। उसके बाद है छोटू जो एक लेबर की तरह काम करता है। क्लियर है? वर्कर है। क्लियर? उसके बाद है राहुल जो कि एक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। क्लियर? अब देखिए हम इनकी एनालिसिस करेंगे। भैया राजू जिसकी खुद की दुकान है सीमेंट की, वो एक ओनर है एक एंटरप्राइज का। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लिवलीहुड आर कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये भैया सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसका खुद का बिजनेस है, खुद ये बॉस है, राजू इज द बॉस। क्लियर? उसके बाद देखिए ऐसे कितने लोग हैं इंडिया में, 52% ऑफ द वर्क फोर्स इज सेल्फ एम्प्लॉयड इन इंडिया। क्लियर? उसके बाद देखिए छोटू जो है, छोटू एक कैजुअल वेज लेबरर है, यानी कि जो दिहाड़ी पे जीते हैं, जिनको हर दिन का अमाउंट मिलता है, ये लो आपने इतना काम किया, ये रही आपकी वेज। क्लियर है? सो छोटू इज द कैजुअल वेज लेबरर। उसके बाद देखिए कितने हैं कैजुअल वेज लेबरर्स, 30% ऑफ द वर्क फोर्स। क्लियर? उसके बाद चलते हैं राहुल कौन है भैया, राहुल को सैलरी मिलती है, सिविल इंजीनियर है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है राहुल। तो हमारा हायर्ड वर्कर्स में कैसे वर्कर आ गए, एक कैजुअल वेज लेबरर एंड दूसरा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। क्लियर? ठीक है? और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में बहुत कम परसेंटेज आती है, विच इज़ 18% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। कितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में आप अभी से ही एनालाइज कर चुके होंगे। अब हम यहाँ देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। ये देखिए यहाँ मेल वर्कर्स का चार्ट है, फीमेल वर्कर्स का। सबसे ज़्यादा ये ब्रिक वाला जो एरिया है ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमारे फार्मर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो आते हैं, इसीलिए इसकी सबसे ज़्यादा
मेजॉरिटी है. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 51% ऑफ मेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, बाकी 29% आर कैजुअल वेज लेबरर्स एंड द अदर 20 आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज. फीमेल्स की बात करें, अगेन 56% आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उसके बाद 31% आर कैजुअल वेज लेबरर्स एंड देन ऑन 13% सिर्फ और सिर्फ आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज. क्लियर? आपको कुछ भी चार्ट एनालाइज करने को बोला जाएगा, अगर आपके पास टेबल आती है, कुछ ऐसा डायग्राम आता है, यू नीड टू एनालाइज इट एज पर 2 to 3 फैक्टर्स. पहले मेल एंड फीमेल वर्कर्स में जो डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद जो मेल वर्कर्स के अंदर ही डिफरेंस है रेगुलर सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और कैजुअल वेज लेबरर्स में. बस आपको ये लिखना है, एक्सप्लेन करना है, फिगर्स दी होती हैं. राइट, आगे चलते हैं. ये देखिए यहाँ पे यही एनालाइज किया गया है कि रेगुलर सैलरीड की बात करें तो मेन 20% है और वीमेन 13% है. ठीक है, सिंस ऐसा क्यों है, रीजन भी दे दिया. सिंस रेगुलर सैलरीड जॉब्स रिक्वायर स्किल्स एंड हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, इसीलिए वीमेन माइट नॉट हैव बीन एंगेज्ड इन दिस सेक्टर, क्योंकि एजुकेशन नहीं होने देते हैं रूरल एरियाज में, एक्सपोजर नहीं है, राइट, रिस्ट्रिक्शंस है, दैट इज वाई. क्लियर है? सो ऐसे हमारी एनालिसिस की जाएगी. आगे चलते हैं. ये देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड एंड कैजुअल लेबरर्स है वो रूरल एरियाज में ज़्यादा हैं दैन अर्बन एरियाज. इसकी रीजनिंग मैं बता चुकी हूँ. सबसे पहली बात तो उनके खुद के प्लॉट्स होते हैं, वो खुद कल्टिवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड होते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड. क्लियर है? अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज. देखो, अगर भैया किसी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप चाहते हो, इकोनॉमिकली कंट्री डेवलप हो, तो आप क्या कहोगे कि एग्रीकल्चर से हटके लोग इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं. लोग ऑफिसेज में काम करें, इंडस्ट्रीज में काम करें, सर्विस सेक्टर में काम करें, एंड जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें कम वर्कफोर्स इन्वॉल्व्ड हो, इसी को तरक्की बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन. राइट? सो इसी चक्कर में क्या होगा, वर्कर्स विल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. क्लियर? एंड द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिगेन्स टू लूज इट्स शेयर ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एज द सर्विस सेक्टर एंटर्स अ पीरियड ऑफ रैपिड एक्सपेंशन. अब देखिए कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज होती है, ध्यान से देखिएगा इसे. 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स. सबसे पहला एग्रीकल्चर, दूसरा माइनिंग एंड क्वारिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, उसके बाद ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज. अब भैया ये जो हमारी येलो कलर में इंडस्ट्रीज हैं 1 से लेके 5 तक, ये तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है. और ये जो हमारी ब्लू वाली है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज, ये हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विस सेक्टर में आता है. क्लियर? ये सारी इंडस्ट्रीज में ये डिवीजन है. क्लियर? और जो प्राइमरी सेक्टर है वो तो होता ही है एग्रीकल्चर. सो 1 एग्रीकल्चर है हमारा प्राइमरी सेक्टर, 2 to 5 माइनिंग एंड क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर. एंड देन ऑन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज, ये हमारा सर्विस सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है. अब यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्रीज देखेंगे. प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी सेक्टर में कितने लोग हैं, एंड टर्शियरी सर्विस सेक्टर में कितने लोग हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से रूरल एंड अर्बन. रूरल में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट है 64.1%. उसके बाद देखिए सेकेंडरी सेक्टर में 20.4% एंड देन टर्शियरी सेक्टर में 15.5%. हमारी टेबल ऐसे जा रही है. अर्बन में देखिए तो सबसे कम एग्रीकल्चर में है, वहाँ खेती बाड़ी नहीं करते लोग, वहाँ कॉरपोरेट जॉब्स करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. राइट? तो यहाँ पे बड़े से कम इस साइड है, सबसे कम हमारा एग्रीकल्चर, सबसे ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर एंड देन इंडस्ट्रियल सेक्टर. राइट? ओके. अब हम सेक्स के हिसाब से देखते हैं मेन एंड विमेन में. प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा विमेन है 62%. क्यों? क्योंकि वो हेल्प करती हैं, उनको तब भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता. राइट? उसके बाद मैन 43%, देन ऑन दी सर्विस सेक्टर, एंड फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. एंड विमेन इन सर्विस सेक्टर सबसे कम है, एंड
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 20%। क्लियर? चलिए, अगर हम टोटल देखें वर्कफोर्स, सबसे ज़्यादा एंगेज्ड है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, देन हमारा है इन सर्विस सेक्टर में, एंड देन है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इससे हमने क्या एनालाइज किया? दैट प्राइमरी सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। यहाँ पे 48.9% हमें दिख रहा है। क्लियर? कंक्लूजन्स हैं ये। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर क्या? 24% वर्कफोर्स, एंड हमारा सर्विस सेक्टर क्या? 27%। हमने ये वाला कंक्लूजन लिख दिया। क्लियर? और हमने यहाँ पे बताया कि प्राइमरी सेक्टर में विमेन ज़्यादा एंगेज्ड हैं दैन मैन, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 63% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स इज देयर इन द प्राइमरी सेक्टर, और उसका आधे से भी कम 44% मैन है इसमें। क्लियर? चलिए, ये होता है एनालिसिस। अब हम चलते हैं टॉपिक 7.6 पे, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स क्या है वो? ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। यानी कि भैया एम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे बढ़ती है, क्या हमारी जीडीपी भी बढ़ती है? ऑब्वियसली यस लग रहा है हमें, राइट है ना? चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी का चार्ट। ये नीचे वाला जो फिगर है ये है हमारा एम्प्लॉयमेंट, कि कितने लोग काम कर रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला हमारा ये है हमारा जीडीपी। अब देखिए, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि भैया 1990 से 2000 यहाँ पे 0.98 पे आ गई एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? और यहीं पे 6.1 पे है जीडीपी। यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट इतनी कम हो गई इंडिया में तो जीडीपी बढ़ गई। यानी कि भैया इससे हम क्या समझ पा रहे हैं? दैट इवन इफ लेस नंबर ऑफ पीपल वर वर्किंग but the production of goods and services was very high। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये एट पार है विद द एम्प्लॉयमेंट इन द ईयर 1956 to 61, जो हमारा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले साल थे आफ्टर इंडिपेंडेंस तब। सो दिस इज द स्टार्क डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। बिना काम के, बिना एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ हो रही है, यानी कि ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है और जीडीपी बढ़ रही है। क्लियर? सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। स्कॉलर्स रेफर टू दिस फिनोमिना एज जॉबलेस ग्रोथ। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि इंडिया एक अग्रेरियन नेशन है, यानी कि वहाँ की मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अ मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज एंड इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एज देयर मेन लिवलीहुड। ये हम समझ चुके हैं चार्ट एनालाइज करके, राइट? अब भैया जैसे मैंने बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंट्री की कब होगी? जब लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे, हमारा सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में जाएंगे, तब जाके इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव एम्ड एट रिड्यूसिंग द प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब हम इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ ईयर लिखे गए हैं 1972, 73, 83, 93, 94, 99, 2000 एंड 2011 टू 2012 सेक्टर्स हैं, और हम ऐसे देखेंगे टेबल को कि क्या ग्रोथ हुई है। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर में पहले 74.3% ऑफ द पीपल थे, उसके बाद 1983 तक 68.6 हुए, फिर 64 हुए, फिर 60 हुए, और अब 48.9। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। जैसे हमने पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर को छोड़ के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ झुकाव हो रहा है। क्लियर? ये पहले 10.9 था, फिर बढ़ते गया 11.5, 16, 15, 24। क्लियर? 14.8, 16.9, 20, 23.8 एंड 26.8। क्लियर है? लोग यहाँ से छोड़ के इन दो सेक्टर्स में जाने लगे। इधर सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एंड कैजुअल वेज लेबरर्स का भी एनालिसिस करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड को छोड़ के ये 61 से 52 हो गया, कम हो गया, और ये 15.4 से 18 हो गया, बढ़ गया। एंड हमारा कैजुअल वेज लेबरर्स 23.2 से 30 हो गया, मैसिव इंक्रीज हुआ है। सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसमें
फिर थोड़ा सा इसमें एंड इसमें डिक्रीज। क्लियर है? सो इन द लास्ट 4 decades फ्रॉम 1972 to 2012 people have moved from self employment and regular salaried employment to casual wage work, राइट? यहाँ से छोड़ छाड़ के कहाँ आ रहे हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स बन रहे हैं। क्लियर? सो this process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage work is called casualization of workforce। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स? क्या मतलब है इसका? कि भैया लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ के, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना काम छोड़ के कैजुअल वेज लेबरर्स बन रहे हैं। दिस इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। कैजुअलाइजेशन क्यों है भैया? क्योंकि जो कैजुअल लेबरर्स होते हैं उनको ना ही कोई सिक्योरिटी होती है, ना ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। दैट इज वाई, क्लियर, दे आर वेरी हाईली वल्नरेबल। क्लियर? यानी कि दे आर वेरी एक्सपोज्ड टू डेंजर्स एंड द इकोनॉमिक इविल्स। क्लियर है? चलिए, अब इसी का दूसरा नाम है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। जो हमने कैजुअलाइजेशन पढ़ा उसी का दूसरा नाम है। इसको समझने के लिए हमें जो वर्कर्स हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो जो भैया फॉर्मल सेक्टर है उसमें क्या आता है हमारा? पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट्स, यानी कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं वो फॉर्मल वर्कर्स हैं, वो फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं। अच्छा जी, अब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स क्या होते हैं? कौन से वाले पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स? जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, विच एम्प्लॉय 10 हायर्ड वर्कर्स और मोर are called formal sector establishments. So only those public sector establishments and private sector establishments which employ more than 10 people, जहाँ पे 10 लोगों से ज़्यादा की टीम है, 10 लोगों से ज़्यादा का स्टाफ है, उसको हम फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। एंड बाकी सारे क्या हैं? इनफॉर्मल सेक्टर। ऑल अदर एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेज फॉर्म द इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर? बात समझ आ गई? तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आते हैं? हमारे सारे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड पीपल वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेस, एज ऑल्सो द सेल्फ एम्प्लॉयड हु डू नॉट हैव हायर्ड वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका खुद का बिजनेस है बट ज़्यादा टीम नहीं है, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब भैया इनमें क्या फ़र्क है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में? एक ही फ़र्क है, सुविधाओं का। Those who are working in formal sector have social security benefits. उनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है भैया, उनकी एक सैलरी आ रही है, उनको इंश्योरेंस मिलती है। दे अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर? ठीक है भैया, चलिए अब हम फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर की एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मल सेक्टर में कितने कम है मेन एंड विमेन, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में कितने ज़्यादा हैं। सो अबाउट ओनली 6% ऑफ विमेन वर्क अंडर द फॉर्मल सेक्टर। Only about 6% of people work in the formal sector and 94% in the informal sector. Clear? इतना ही समझना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। आगे चलते हैं। अब भैया जब 94% पॉपुलेशन आपकी इनफॉर्मल सेक्टर में है तो कंट्री को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। सो सिंस द लेट 1970s many developing countries including India started paying attention to enterprises and workers in the informal sector as employment in the formal sector is not growing। भैया एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल सेक्टर में तो बढ़ नहीं रही, तो अब जहाँ पे बढ़ी हुई है वहीं पे सुधार करते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में रेगुलर इनकम नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है गवर्नमेंट से, वर्कर्स को डिसमिस कर दिया जाता है विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुअर है, आउटडेटेड है, वो अकाउंट्स हिसाब किताब मेंटेन नहीं रखते, कुछ भी जो है प्रोफेशनली नहीं किया जाता। जो वर्कर्स हैं वो स्लम्स में रहते हैं एंड स्क्वाटर्स हैं, बहुत गरीब हैं, राइट? सो काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंक्लूडिंग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एंड इंडियन गवर्नमेंट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर को इन्हांस किया है एंड हैव टेकन मेजर्स फॉर प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी टू इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स।
कैसे भैया? जैसे मिनिमम वेज लॉ निकाला गया है कि मिनिमम वेज तो ये है और इससे कम किसी भी लेबरर को आप नहीं देंगे। क्लियर है? अभी आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। अब हम आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। भैया अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। अब देखिए, आपके इतने सारे रिलेटिव्स होंगे जो जॉब्स की सर्च में है, वो रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर्स में एड्स देखते हैं कहीं जॉब मिल जाए, दोस्तों से पूछते हैं, रिलेटिव्स से पूछते हैं आपको कोई अच्छी जॉब पता है क्या, मैं अप्लाई करूं, और जगह जगह जाके अप्लाई भी करते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, अपना CV बनाते हैं, मेल करते हैं, राइट? क्यों? ताकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इंटरव्यूज़ में दे रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर वैकेंसीज। जब वैकेंसी निकलती है वो अपना रेज्यूमे डालते हैं, राइट? अच्छा जी, सो NSSO ने अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिफाइन किया है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। क्यों? ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, काम की कमी है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इसीलिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु owing to lack of work are not working but either seek work through ये जो सारा मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, जान पहचान के लोग, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और बाय मेकिंग एप्लीकेशंस टू एम्प्लॉयर्स, ये सब करके दिखा रहे हैं कि हम करना चाहते हैं काम। दे आर शोइंग देयर विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी फॉर वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ वर्क एंड रेम्यूनरेशंस। यही साफ सीधी बात इन्होंने भारी भरकम इंग्लिश में कह दी, इसीलिए आप थोड़ा सा डर गए। कुछ भी नहीं है, यही है। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर अनेबल टू फाइंड वर्क ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। क्लियर? चलिए, इकोनॉमिस्ट्स डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 hour इन हाफ अ डे। 12 घंटों में एक घंटे का भी काम उसे नहीं मिल रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड है। अब देखिए, 3 सोर्सेज हैं जो डेटा निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट पे। नंबर 1, सेंसस ऑफ इंडिया, वो रिपोर्ट्स निकालता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो भी रिपोर्ट निकालती है ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तीसरा सोर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, क्लियर है, वो भी रिपोर्ट निकालती हैं, डेटा निकालते हैं ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। क्लियर? अच्छा जी, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है? सबसे पहला है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ये हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है। जो लोग ओपनली सर्च कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से पूछते हैं, न्यूज़पेपर में सर्च करते हैं, एम्प्लॉयर एक्सचेंजेस पे जाते हैं एंड दे वांट टू गेट अ जॉब। सो दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? उसके बाद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगाइज्ड का मतलब होता है भेस बदल के, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है बट वो भेस बदल के आई है। कैसे? एक फार्म पे सिर्फ 2 लोगों का काम है बट 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 3 लोग क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। उन्हें पता नहीं है वो अनएम्प्लॉयड है बट है, क्योंकि काम तो सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों का काम हो रहा है। क्लियर? चलिए, 1/3 ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे ही सीजन बदलते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट भी बदलती है। देखिए, एग्रीकल्चर क्या होता है? सीजनल होता है। जब काम वहाँ अच्छा चल रहा है, खेती बाड़ी हो रही है, आपको फसल काटने का समय आ गया है, तो आप वहाँ पे लगे हुए हैं। बट काफ़ी सारे महीने कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती एग्रीकल्चर में। क्लियर है? तो लोग क्या करते हैं? दे माइग्रेट टू अर्बन एरियाज एंड सर्च फॉर अ जॉब। तो वो साल में 2 से 3 जॉब करते हैं सीजन के हिसाब से। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इतने तरीकों की अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए क्या किया जाए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स निकाले जिससे देश के लोगों का भला हो और वो एम्प्लॉय हो सकें। तो इसके साथ ही हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
Very important, it promises 100 days of guaranteed wage employment to all rural households who volunteer to do unskilled manual work. क्लियर है? ये एक इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्लियर है? और ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत. ये क्या फोर्स करता है लोगों को कि आप खुद इंडिपेंडेंट बनिए, खुद प्रोड्यूसर्स बनिए, खुद मैन्युफैक्चरर्स बनिए. राइट? क्लियर. अब गवर्नमेंट के 2 तरीके हैं लोगों को हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में. तो ये कौन से तरीके हैं? नंबर 1 डायरेक्ट वे एंड नंबर 2 इनडायरेक्ट वे. क्लियर है? डायरेक्ट तरीकों से और इनडायरेक्ट तरीकों से. अब देखिए डायरेक्ट के अंडर क्या आता है. दैट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. कि गवर्नमेंट खुद लोगों को हायर कर रही है. क्लियर है? गवर्नमेंट के अंडर इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, तो वो कहती है आइए और आप हमें ज्वाइन करिए. दे डायरेक्टली एम्प्लॉय द वर्कर्स. क्लियर. अब दूसरा हमारा केस है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का. इनडायरेक्टली कैसे? भैया जब गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने गुड्स और सर्विसेज बढ़ा देती हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हैं, तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने कॉटन की प्रोडक्शन को डबल कर दिया. राइट? तो उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुई तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा लेबरर्स लगेंगे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने में. उसके बाद जब प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट इंडस्ट्री वो कॉटन खरीद रही है एज अ रॉ मटेरियल, तो वो भी ज़्यादा कॉटन खरीदेगी, तो उसे भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा उस ज़्यादा कॉटन को आगे फर्दर मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे सिमिलर एग्जाम्पल दिया गया है स्टील से रिलेटेड. Steel company. For example, when a government-owned steel company increases its output, it will result in direct increase in employment in that government company. And साथ ही साथ private company जो ज़्यादा steel खरीदेगी उसे भी output increase करना पड़ेगा और employment भी increase करनी पड़ेगी. Right? And obviously another set of initiatives are employment generation programs. क्लियर है? सो वी हैव कवर्ड एवरी टॉपिक. कंक्लूजन पे आते हैं. क्या हुआ? सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन आया और हाई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क इज बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस. अब जो बिग फर्म्स है वो भी अपने छोटे छोटे सेक्शंस को क्लोज करके बेच देती हैं कि आप चलाइए, डेलीगेट कर देती हैं अपना काम ताकि ज़्यादा हेडेक ना हो. उसके बाद वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भैया जब से लॉकडाउन हुआ है. पीपल आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन वर्क प्लेस. क्लियर. सो देयरफॉर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज बिकम मोर इनफॉर्मल विद ओनली लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू द वर्कर्स. और जो हमारा जीडीपी और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट का एनालिसिस है, इन द लास्ट 2 decades देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी बट विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. क्लियर है? चलिए, सो आई होप आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई हैं. एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियो लगी है एंड नाउ आई वुड एडवाइज यू टू गो थ्रू द रीकैप एंड परफॉर्म द एक्सरसाइजेज. एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप ये खुद से अटेम्प्ट कीजिए, इससे आपका रिविजन और रिकॉल बढ़ेगा. सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.